अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर ये कह दिया और एक ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा जो सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश को संभाले हुए हैं, ना वहां पर कोई हिंसा भड़की, ना वहां पर स्थिति खराब हुई, कानून आया भी तो पूरे राज्य को कंट्रोल करके रखा। अब अगर वो अपना मॉडल, अपना पैटर्न चलाना चाहते हैं कि आप ये करके देख लीजिए तो शायद स्थिति सही हो जाए, तो उसमें क्या गलत है? तो आप योगी को भोगी कह देंगे? अर्चना जी, देखिए, राजनीति के जो होते हैं, राजनीति दो धारी तलवार होती है, ये दोनों तरफ वार करती है। वास्तव में अगर हम प्लेटो को भी पढ़ें या सुकरात को भी पढ़ते हैं, सॉक्रेट्स को पढ़ते हैं, तो जो प्रशासक होता है वो कभी भी ढुलमुल रवैये वाला प्रशासक कभी सफल प्रशासक होगा ही नहीं। और खास करके जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो तो वहां पर अगर प्रशासक का ये बयान आ जाए कि वो ढुलमुल है, कि ठीक है बात करेंगे, ये करेंगे, तो वो दंगा भड़केगा ही। यूपी ने बहुत दिन तक दंश झेला है। राजनीति के अंदर हमें कभी भी इतिहास को भुलाना नहीं चाहिए, और जो लोग इतिहास को भुला देते हैं वो उसी गलती को दोबारा रिपीट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा याद कराऊंगा, 1998 में 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनी थी। ममता बनर्जी जी ने बनाई थी। वो कांग्रेस से छोड़कर आई थी, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आई थी, और उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि वो लेफ्ट विंग सीपीआई एमएलपी जो सरकार तत्कालीन लंबे समय से वहां चल रही थी, कि उनके आगे घुटने टेकी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में खराब है, बांग्लादेशी घुसपैठ की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ती है, कांग्रेस कुछ करती नहीं है, इसलिए वो अपना अलग दल बना रही है। वो अटल जी की गवर्नमेंट में केंद्र में मंत्री भी बनी थी, और उस समय भी वो लगातार मुखर होकर लोकसभा में, उनके बयान है यूट्यूब पे आज भी मिल जाएंगे, वो मुखर उन्होंने पर्चे भी फेंके थे स्पीकर की तरफ, ये कहते हुए कि बांग्लादेश के अंदर से इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की चीजों खराब करता है, वो आता है, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रोकती नहीं है। वो सब यूट्यूब के ऊपर आज भी है। वहां पर आज ममता दीदी को क्यों उनसे इतना प्रेम आ रहा है? वास्तव में कारण क्या है? तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है ये बहुत खतरनाक होती है। अभी उनको दिखाई दे रहा है कि ये 30 पैंतीस जो कहते हैं ना, 80-20 यूपी में कुछ लगा था, बंगाल के अंदर ये चीज 60-40 है। वो देखते हैं कि 40% वो अगर आप लोगों को फ्री हैंड दे दीजिए, उन्हें कोई शिक्षा से मतलब नहीं है, उन्हें किसी वक्फ बिल से का मतलब नहीं है, उन्होंने अपना काम करना है और अपना काम उनका समाधान होता रहे, पुलिस उनको तंग ना करे, तो वो भर भर के वोट देंगे और बाकी वो अपना काम करते रहेंगे। तो ये राजनीति तो वहां पर भी हो रही है। कांग्रेस ने अभी योगी जी ने क्या कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद वो एक बयान देकर आए हैं कि हमारी सरकार आ जाने दीजिए, 1 घंटे में इलाज कर देंगे। बिल्कुल। अब इस बात के तो हजारों मतलब निकाल जाते हैं, लेकिन साधारण भाषा में अगर मैं समझूं तो 1 घंटे में कैसा इलाज करेंगे और किसका इलाज करेंगे? तो सोचने वाली बात यह है कि दोनों तरफ से कोई भी आदमी कमी नहीं छोड़ रहा है, अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से भी निपटा जाएगा। अगर हम देखें बड़ी बड़ी जगहों पर भी जहां कहीं, लेकिन परमवीर जी, यहाँ पर सवाल ये है कि बंगाल की जो आज स्थिति है, लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, वक्फ कानून को लेकर वहां पर हिंदुओं के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो सवाल ये है ना कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है भाई? अर्चना जी, देखिए, जिम्मेदारी राजनेताओं की है। एक कानून आता है, कानून सबके भले के लिए आया है। कोई नहीं भूला होगा केरल का वो एक 1500 साल पुराना मंदिर और पूरा गांव जिसको वक्फ ने दावा किया था, पार्लियामेंट में उठा था ये मुद्दा, मैं वहीं से कोट कर रहा हूँ। यमुना नगर में एक गुरुद्वारे को वक्फ ने अपना दावा ठोका हुआ है, और वक्फ की जमीनों के गड़बड़ घोटाले इतने होते थे कि जो ये जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है रामपुर में, और इनके नेता थे समाजवादी पार्टी के आजम खान, उनके ऊपर मुसलमानों ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने वक्फ की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा था।